नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक़्त हमारे साथ बगल वाले फ्रेम में शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी जुड़े हुए हैं। उनसे शिक्षकों के तबादले को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है या जो मसला चल रहा है, उस पर बात करेंगे इसलिए क्योंकि इन्होंने हाल के दिनों में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मुलाकात की है और उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं, जो शिक्षकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि हेड टीचर का भी हेडमास्टर का भी स्कूल आवंटित अभी तक नहीं हुआ है। उस मसले पर विभाग क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्री की ओर से क्या किया जा रहा है, इस पर भी आनंद पुष्कर जी क्लियर करेंगे। आनंद पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत है कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। जी, आशुतोष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए मैं एक बातों को बताना चाहता हूँ कि जो आज यह मुद्दा पूरे बिहार भर का और देश भर का जो स्थानांतरण का मुद्दा हुआ है, ये शिक्षकों जी, की माँग आशुतोष जी आप जानते होंगे कि लंबित वर्षों से है और लगातार 2020 से मैं देख रहा हूँ कि 2020 से लगातार ये सरकार और शिक्षा विभाग जो है, बिहार विधान परिषद का सदन हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, यह बराबर कहते आई है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएँगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे। उस वर्ष नियोजित शिक्षक थे और मेरे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी लगातार इस सवाल को उठाते थे, उनके सवाल पे सरकार बराबर करती थी। कई जी, मंत्रियों का भी जवाब जो है कि बिहार विधान परिषद के पटल पे भी आते रहा। और चलिए एक अच्छी बात है कि इस सरकार ने एक शुरुआत किया 2024 में। मैंने लिखित रूप से भी जाके कहा भी, लिखित रूप से भी सारी बातों को मैंने दिया था और बताया भी था कि स्वरूप में आप स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए। लगातार मेरे पिताजी भी सवाल को सदन में रखते थे और बताते थे। उसमें हम जी, लोगों ने आशुतोष जी आपके मंच पे भी जिक्र किया था कि जो 4 क्राइटेरिया हम लोगों ने जो सुझाव दिया था और विभाग का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन 4 क्राइटेरिया पे वो लोग आगे बढ़ने का भी काम शुरू कर दिए थे। पहला था मानवीय आधार, दूसरा था पति-पत्नी का आधार, तीसरा था महिला की दूरी का आधार और चौथा था पुरुषों की दूरी का आधार। तो मानवीय जो पहलू थे, तो मानवीय पहलू में यह स्वरूप बनाया गया था कि जितने भी हृदय के मरीज हों, कैंसर के मरीज हों, वीडो हों, चाहे अन्य जो महिला हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन सारे कैटेगराइजेशन के लोगों को मानवीय आधार में रखा जाता है। तो ये स्वरूप बना और शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया की ओर बढ़ा भी। 4 चरणों में अपर मुख्य सचिव की चिट्ठी भी आई थी, लगातार मीडिया के माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग भी लगातार कहते रहा कि हम इस स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि देखिए कि 15,000 शिक्षकों का टोटल आवेदन जो प्राप्त हुआ था, 1,90,000 शिक्षकों के दरखास्त के आवेदन टोटल प्राप्त हुए थे शिक्षा विभाग से, जिसमें यह क्राइटेरिया को भी लोगों ने डिवाइड किया था कि मानवीय आधार की इतने हैं, कैंसर पीड़ित इतने हैं, हार्ट के मरीज इतने हैं, इसका रिकॉर्ड भी शिक्षा विभाग ने लाया था। लेकिन जी, जो नवंबर दिसंबर महीने से जब आवेदन इन लोगों ने लिया और आज हम लोग जून के महीने पे बैठे हैं, लमसम 6-7 महीने के बाद हम लोग इस परिदृश्य में बैठे हैं और डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेरा 1,000 से ऊपर विद्यालय खाली हो जाएगा। तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात आपने स्वीकार किया था और आपने कहा था, तो आखिर ये चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया की शुरुआत क्यों नहीं हो पाई? आप पहले कहे कि 15 से 20,000 जो मानवीय आधार हैं, पति-पत्नी हैं, उनका मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने देखा कि जो यह 60-65 हजार लोगों का जो अभी भी स्थानांतरण आशुतोष जी हुआ है, उस पे मैं देख रहा हूँ कि नाराजगी का शिक्षकों का सबसे बड़ा स्वरूप यह है कि जो कैंसर पीड़ित शिक्षक है, वो बताइए कि 60-70 किलोमीटर दूर चला गया। जो हृदय का गंभीर बीमारी से पीड़ित है या जो पति-पत्नी है, उसका भी डिवाइडेशन काफ़ी दूर हो गया। महिला जिसने दूरी के आधार पे किया था, उनकी भी मानवीय पहलू को कंसीडर नहीं किया गया, वो भी काफ़ी दूर चले गए। तो इस स्वरूप में जब एक बार आप सारी चीज़ों को एक समय के साथ आप करने जाएँगे, तो आपकी चीज़ें उलझ जाएँगी। जो प्रक्रिया आपने बनाया था एटलीस्ट कम से कम महीना दिन के अंतराल पे वो 15 से 20,000 का स्थानांतरण कर देते, फिर पति-पत्नी का स्थानांतरण आप कर देते, फिर महिला के दूरी के आधार का स्थानांतरण करते, अंतर-जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू करते, पुरुष स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करते, तो बहुत जटिल समस्याएँ नहीं थी। लेकिन जब सारे डाटा को एक बार आप जब इंसर्ट कर दीजिएगा, उसमें भी आपने कहा कि 1,30,000 का करेंगे, 60,000 का नहीं करेंगे, तो कहीं का भी सॉफ्टवेयर आप उठा के ले आइएगा, सॉफ्टवेयर में परेशानी होगी।
हम लोग भी जानते हैं कि जिस प्रक्रिया में पहले कैटेगराइजेशन धीरे-धीरे अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन 6 महीना आपका डिपार्टमेंट उलझा रहा, 6 महीना आप उलझे रहे और आपने किसी भी चीज़ों को सिस्टमाइज़ से अलग करने का काम आपने नहीं किया, जबकि आपने सोचा। आपकी सोच यह थी कि मैं अलग करूँगा, लेकिन अलग आपने किया नहीं और सारी चीज़ों को एक जगह कर दिया। जब देखे होंगे मानवीय आधार तो मात्र प्रथम चरण में 35 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, जिसकी प्रकाशन भी आपने किया था, अपने चैनल पे भी आपने बताया और लगातार शिक्षक यह प्रत्याशा में भी थे कि हो सकता है कि और सूची जारी होगी और सूची निकलने वाली है। तो एक संकट यह है। दूसरा आशुतोष जी देखिए कि जो अभी डिपार्टमेंट में स्थानांतरण के बाद लगातार अपर मुख्य सचिव ने अपने मीडिया में भी आके शनिवार को मन की बात जो वो कहते हैं, शिक्षा जी, संवाद जो करते हैं, उस संवाद में भी आके उन्होंने कहा कि 23 तारीख को आप अपने विद्यालय में रहिएगा, 23 जून को। उन्होंने सभी शिक्षकों को कह दिया, 1,30,000 शिक्षकों को भी उन्होंने कह दिया। परिदृश्य यह हो गई कि उम्मीदें सबको हो गई क्योंकि अपर मुख्य सचिव साहब बोल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि उम्मीद तो सबसे होगी ही। तो शिक्षकों में एक उम्मीद की भावना भी जग गई कि चलिए अब मेरा विद्यालय मिल जाएगा, मैं चला जाऊँगा। वो उम्मीद लेके भी बैठे हुए थे लेकिन अंतिम में आज 28-29 तारीख पे हम लोग बैठे हैं। उन लोगों के पास में क्या मिला तो एक निराशा मिला और निराशा कैसे मिली, ये हम लोग इसकी भी चर्चा कर लें कि जो प्रक्रियाओं को आप सिस्टमैटिक रूप से लेके चले रहते तो कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं आती, धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो भी गई रहती। और फिर आपने कह दिया कि आप स्थानांतरण करिए, जो नहीं जाना चाहते हैं वो रह जाइए अपने विद्यालय में। एक आदेश भी आपने आनन-फानन में निर्गत किया, तो आखिर उन मानवीय पहलुओं को पहले आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? पति-पत्नी के पहलुओं को क्यों नहीं ध्यान दिया? उसके बाद आपको दूरी के पहलू का भी ध्यान आपको देना चाहिए था। वो प्रक्रिया शुरू से अगर जनवरी-फरवरी से प्रक्रिया अगर चलते रहती तो इतना ज़्यादा एक बार में सारी प्रक्रिया आके उलझती भी नहीं। क्योंकि वर्षों का डिमांड था ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया अभी लंबित पड़ी हुई है। तो एक चीज़ है हम लोग तो कहेंगे कि एक बार डिपार्टमेंट को बैठ के पुनर्विचार करना चाहिए और रही बात म्यूचुअल ट्रांसफर की, तो म्यूचुअल कोई नया शब्द नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि 2020 में भी सरकार ने म्यूचुअल स्थानांतरण के प्रोविजंस के बारे में सोचा। डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं म्यूचुअल स्थानांतरण करूँगा, उस समय शिक्षक हमारे नियोजन इकाई में थे, तो नियोजन इकाई के चलते उनके स्थानांतरण में परेशानियाँ होती थी। चलिए अब वो जिला संवर्ग में आ चुके हैं, तो जिला संवर्ग में आने के बाद यह हुआ कि आप अपने विषय का शिक्षक देख लीजिए, हम अपने विषय का शिक्षक देख लें और म्यूचुअल भी हम लोग करेंगे। लेकिन म्यूचुअल स्थानांतरण उस समय भी नहीं हो पाया था, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी शिक्षकों के समक्ष भी आएगी। तो मैं तो यह कहूँगा कि जितने भी दरखास्त इन लोगों ने दिया है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, शांतचित्त भाव से बैठे और सारी प्रक्रियाओं को पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें एक रास्ता निकालना चाहिए। और खैर एक अच्छी बात यह है कि मैं उस दिन भी माननीय मंत्री महोदय के पास बैठा था, माननीय मंत्री महोदय से मैंने आग्रह भी किया था और माननीय मंत्री महोदय ने इसको संज्ञान भी लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी कि हम लोग शिक्षकों के दरखास्त को ले रहे हैं, दरखास्त लेने के बाद उसको देखेंगे। जिला स्तर पे भी चलिए हम लोग समिति बनाएँगे, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में थोड़ा आशुतोष जी समय भी लगेगा। शिक्षक थोड़े परेशान हैं क्योंकि हुआ क्या है कि जो शिक्षक साथ में रह रहे थे, वहाँ कुछ चले गए, कुछ रह गए और महिला जो है बहुत दूर में भी आज के परिदृश्य में है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों का फ़ोन हमारे पास भी लगातार आ रहा है, जो कैंसर पीड़ित हैं, जो कीमो का इलाज करा रहे हैं और वो बताइए कि पटना से वो चले गए और 50 किलोमीटर दूर। तो पता नहीं उनके दरखास्त को लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा। आज वह संशय की स्थिति में पड़े हुए हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे लोगों के दरखास्त को जाके दिया हूँ। तो कम से कम जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, उस क्राइटेरिया पे आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिस स्वरूप में आपने दरखास्त दिया है, उन दरखास्तों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ने की आवश्यकता है और सारे विषय वस्तु को देखिए और जो पुरुष 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 300 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उन पे भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। आप विचार कीजिए, ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार भर में सब लोग पटना ही आना चाहते हैं। जो बातें आ रही हैं चल के, बहुत सारे जिला ऐसे भी हैं, जो आज भी खाली पड़े हुए हैं, बस उनके डाटा को उठा के देखने की आवश्यकता है। आप पुनः एक बार समीक्षा करवाइए और सारी चीज़ों को देखिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ रास्ता इसमें अवश्य आनंद निकलेगा। जी, ये हेडमास्टर को लेकर के क्या है? स्कूल आवंटित जो अभी तक नहीं हुआ, उस पर क्या शिक्षा मंत्री से बात हुई?
देखिए, आशुतोष जी, हेडमास्टर वाली जो प्रक्रिया है, ये भी आप जान रहे होंगे कि नवंबर-दिसंबर महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उनका रिज़ल्ट जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने दे भी दिया था। आज की परिदृश्य यह पड़ी हुई है कि हम लोग 6 महीना के बाद हम लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्पष्ट रूप से गांधी मैदान में यह घोषणा भी किया था कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हम अप्रैल महीना में कर देंगे। लेकिन सोचिए कि डिपार्टमेंट अब तक यह कंफ्यूजन में पड़ा है कि हम किस प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि एचटी में यह मसले कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का निर्णय का इंतजार हम करें कि हम हेडमास्टर की प्रक्रिया, क्योंकि एचटी की भी देखिए टीचर कोर्ट में चले गए, कोर्ट से भी लगातार ये चीजें हैं कि भाई दिशा निर्देश आ जाता है, माननीय कोर्ट का भी आदेश आ जाता है तो जल्द से प्रक्रिया एचटी वाली भी शुरू हो जाती। लेकिन ये एचएम वाली प्रक्रिया कोई कोर्ट में नहीं थी। ये अगर डिपार्टमेंट चाहता तो आज के परिदृश्य में एचएम वाली प्रक्रिया को भी कर सकता था। इनका प्रमंडलीय कैडर है, लेकिन जो हमारी बात हुई है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि हम लोग इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द इस महीना में हम लोग शुरू कर देंगे। चीजें काफी विलंब भी हो चुकी है और उनका यह सोच भी है कि एक हम लोग जल्द से सॉफ्टवेयर भी बना के और प्रखंड का विकल्प लेते हुए और प्रखंड के विकल्प लेने के बाद जो है कि उनका पहले हम लोग जिला अलॉट कर देंगे, उसके बाद प्रखंड का विकल्प हम लोग ले लेंगे और प्रखंड का विकल्प लेने के बाद इनका पदस्थापन करेंगे। तो ये आशुतोष जी सबसे बड़ी बात है कि इन प्रक्रियाओं में काफी लंबा वक्त लग रहा है, इसीलिए मैं डिपार्टमेंट को भी यह कहूंगा कि आप जो है कि इन चीज़ों को अब ज़्यादा उलझाने और उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी ओपिनियन लेना चाहा है, वो ओपिनियन आपको मिल भी चुका है। उस ओपिनियन के माध्यम से आप जल्द से आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जो हमारे लोग क्वालिफ़ाई हो गए, देखिए इसको भी आप सोच के समझिए, स्थानांतरण से ये चीज़ें भी बिल्कुल सामने है। 6,000 शिक्षकों का रिज़ल्ट हुआ है और 6,000 अगर हेडमास्टर में पदस्थापित होके चले जाते हैं, तो 6,000 रिज़ल्ट भी 6,000 सीट भी आपके पास में खाली हो जाएगा। तो आपको स्थानांतरण वाली प्रक्रिया में बढ़ने में भी आपको बहुत राहत होगा, क्योंकि यहाँ से भी 6,000 सीट आपके पास आ जाएगा। तो इन चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए, इन चीज़ों पे गंभीरता से गौर देने की भी आवश्यकता है। आप बैठिए, आप बैठने के बाद आप विचार कीजिए और जल्द से जल्द प्रधानाध्यापक का जो प्रमंडलीय कैडर है, उस कैडर को अलॉट करिए। कैडर अलॉट करने के बाद उनसे प्रखंड का विकल्प आप लीजिए और जल्द से जल्द बढ़िए, क्योंकि प्रखंड का भी विकल्प लेना है तो जल्द आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोशिश कीजिए कि इस सप्ताह में हम सारी चीज़ों को पूरा कर दें, अगले सप्ताह जो आने वाले हैं, ताकि हमारे पास में जो 6,000 सीट और आ जाएँगी, तो 6,000 सीटों में भी आपको स्थानांतरण में भी सुविधा होगा। आपको एक रास्ता भी मिलेगा कि वो सीट हमारे पास में 6,000 और आ गया। तो ये सब चीज़ें जो उलझी हुई है, ये सब सुलझ सकती है। तो इस विषय पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं यह शिक्षा विभाग से भी कहूँगा, सरकार के समक्ष इन बातों को आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इन सब सारी चीज़ों को देखा जाए और एचटी वाली भी जो प्रक्रिया उलझी हुई है, इस पे भी जल्द से जल्द अगर पटना उच्च न्यायालय का भी अगर आदेश आ जाता इसमें, तो हो सकता था कि उनकी भी प्रक्रियाएँ जल्द से जल्द पूरी हो जाती। और दूसरा एक मसला है आशुतोष जी, आज के परिदृश्य में वेतन को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो अभी पूरी सॉर्ट आउट बिल्कुल। नहीं हो पाई है, या उसको जहाँ ज़मीन के स्तर पे कहिए परेशानी या ऊपर के स्तर पे जहाँ परेशानी है, परेशानी अभी वेतन वाली भी उलझी हुई है। बहुत जगह बहुत शिक्षकों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है और लगातार अपर मुख्य सचिव का यह स्टेटमेंट जा रहा है, जिला को भी वो पत्र लिख रहे हैं, जिला अधिकारी को भी कह रहे हैं कि जो भी लंबित मसले हैं उनके आप यथाशीघ्र संज्ञान लीजिए, आप देखिए, आप बुलाइए। और मैं डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए जो जिला के भी पदाधिकारी हैं, उनको भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जितनी भी लंबित मसले पड़े हुए हैं, चाहे वह मेडिकल का हो, ई शिक्षा कटौती राशि का पैसा हो या अन्य जो शिक्षकों का जो राशि फंसा हुआ है, उनको यथाशीघ्र करिए। उनका एचआरएम बोर्डिंग का मसला हो, 5-6 महीने से वेतन का भुगतान उनको नहीं हो पाया है। और मुझे यह रिपोर्ट भी जिला से लगातार मिल रही है कि यह सॉफ्टवेयर जो वित्त विभाग ने बनाया है, उस सॉफ्टवेयर में बार-बार जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जब हम लोग लॉट भेज रहे हैं, तो वो लॉट नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते उनका वेतन भी फँस रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी की भी समीक्षा आप करिए कि जिला में कितने शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ। ये रूटीन वर्क है, ये रेगुलर वर्क है, यह रूटीन वर्क किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिजल्ट होना चाहिए और रूटीन वर्क भी आपके कर्मचारी जो बैठे हुए डिपार्टमेंट में है, उसकी समीक्षा करें कि आखिर इस जिले में कितने शिक्षकों का भुगतान हुआ, क्यों नहीं हुआ,
क्यों वहाँ से राशि ट्रेजरी में भेजी जा रही है तो वहाँ से भुगतान नहीं हो पा रहा है? आखिर प्रैक्टिकल दिक्कत सॉफ्टवेयर में क्या आ रहा, उस चीज़ों को लग के आप सुलझाइए, ताकि समय पे रहते हुए शिक्षकों का वेतन चला जाए और उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और शिक्षण संस्थाएँ चलती रहें, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, वह बेहतर तरीके से चले ताकि हमारे शिक्षक फ्री होके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। चलिए उम्मीद करते हैं कि हालाँकि आप कई बार शिक्षा मंत्री से या एसीएस सिद्धार्थ से मुलाकात कर चुके हैं और शिक्षकों के कई मसलों को सुलझा भी चुके हैं। तो इस बार भी जो त्रुटियाँ हैं, जो डिस्प्यूट है वो सुलझ जाएगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं और शिक्षकों को भी आपसे यही अपेक्षा है, उम्मीद है। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी, धन्यवाद।